हेलो एंड नमस्कार ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं अभिषेक शर्मा, सेलेक्टेड एज ऑडिटर इन सीजीडीए, स्वागत करता हूं आपका अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो रहने वाली है आरआरबी ग्रुप डी वालों बच्चों के लिए। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ऑन ट्यूसडे ऑनवर्ड्स 17 तारीख से आपके ग्रुप डी का फेज 1 स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, जो जो बच्चे ने तैयारी करी होगी, जिन बच्चों ने फॉर्म फिल कर रखा है, तो उनको पता चल गया होगा कि आपका एग्जाम जो है वो फर्स्ट फेज में है या नहीं है। सेकंड फेज की भी डेट जो है वो आउट हो चुकी है। ठीक है, वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करा दिया था। ठीक है, जो भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट नहीं है या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है टेलीग्राम चैनल का। जाइए टेलीग्राम चैनल वहाँ से ज्वाइन कीजिए और सारी की सारी अपडेट्स रेलवे के रिगार्डिंग, एसएससी के रिगार्डिंग, बैंकिंग के रिगार्डिंग वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। जितनी जल्दी हमसे पॉसिबल हो सकता है उतनी जल्दी। ठीक है, तो आज हम बताने वाले हैं कि क्या लास्ट मिनट्स में क्या टिप्स हो सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी वालों बच्चों के लिए। ठीक है, किस जोन में कितना टारगेट रखें फाइनल सिलेक्शन के लिए। ठीक है, ये भी हम इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉक टेस्ट में अभी भी कम नंबर आ रहे हैं तो आपको क्या करना है। ठीक है, उसके बाद इस समय मॉक टेस्ट दे या ना दे, ये मैक्सिमम जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके 90% के अंदर ये सवाल होगा कि इस टाइम मॉक दें या ना दें। सर किस तरीके से रिवीजन करें, रिवीजन में क्या क्या एक बार फेर लिया जाए ताकि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ना छूट पाए। तो इन चीज़ों को लेकर हम आ गए हैं अपने इसी चैनल पर, अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। तो जो भी बच्चे अभी हमारे चैनल पर आए हैं नए नए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको पहले ही जानकारी दे दूं कि टेक्स्ट बुक हमारे लिए लेके आया है 14 महीने का पास मात्र और मात्र 400 रुपए के अंदर। अगर आप हमारा कोड इस्तेमाल करेंगे ABHI10, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छी स्कीम आई हुई है इस टाइम। ठीक है, 400 रुपये में आपको 14 महीने का पास मिल रहा है, जिसमें आप बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आप एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आप रेलवे के मॉक दे सकते हैं और भी बहुत सारे एग्जाम, स्टेट पीसीएस के या जो भी स्टेट रिलेटेड एग्जाम होते हैं वो सारे के सारे कवर होते हैं हमारे टेक्स्ट बुक के मॉक के पास के अंदर। तो जाइए जल्दी से 400 रुपये में पास खरीदिए और हमारा कोड इस्तेमाल करिए ABHI10। तो वीडियो शुरू करते ही मैं आपको बता दूं कि क्या कट ऑफ का सेफ स्कोर रहेगा। कट ऑफ हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते, हम एक आपको सेफ स्कोर जरूर बता देंगे। ठीक है, सेफ स्कोर जरूर बता देंगे कि क्या सेफ स्कोर बच्चों का रहना चाहिए सारी कैटेगरी के वाइज। ठीक है, सारी कैटेगरी वाइज हम आपको एक सेफ स्कोर अभी बताते हैं। ठीक है, एक ट्रेंड देखने की कोशिश करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि किस तरीके का आपका जो है कट ऑफ रहेगी, सेफ स्कोर रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं 2018-19 में जो एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ है। ठीक है, उसकी कट ऑफ है। ठीक है, हर कैटेगरी वाइज हमने इसकी कट ऑफ को निकाला हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं अजमेर की कट ऑफ जो रहती है वो यूआर की है 73 मार्क्स। मैं आपको बता दूं 100 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होता है, 90 मिनट्स का एग्जाम होता है। ठीक है जी। ठीक है, अब देखेंगे 73 मार्क्स यूआर कैटेगरी, ओबीसी 70, एससी 63, एसटी 60। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग जितने भी जोन है सारे जोनों की हमने आपको दे रखी है। इसकी पीडीएफ जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप एक बार देख लीजिए। लेकिन थोड़ा सा अगर आप नजर मारेंगे तो 73 अजमेर, 74 आपका इलाहाबाद, उसके बाद अहमदाबाद 71, उसके बाद बेंगलुरु 62, तो और उसके बाद भोपाल 75। ठीक है, यूआर कैटेगरी की। उसके अकॉर्डिंग सारे बिलासपुर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़। ठीक है, ये सारे रीजन मैंने आपको दिए हुए हैं, एक बार आप गो थ्रू कर जाइए। ठीक है ना, गो थ्रू कर जाइए। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि रांची, रांची में यूआर कैटेगरी की 76, जो कि एनटीपीसी में बहुत हाई गई थी अब की बार। ठीक है, उसके बाद आप 77 देख सकते हैं पटना, पटना में भी 77 कट ऑफ गई है। मुंबई में आप देख सकते हैं 67 गई है। ठीक है, कमी जाइए है मुंबई में, और कोलकाता में 80। ठीक है, तो ऐसे सारी आप देख सकते हैं, सारे के सारे रीजन मैंने आपको प्रोवाइड करा रखे हैं, एक बार गो थ्रू हो जाइए। ठीक है, इसके बाद जो मेन हाईलाइट पॉइंट थे उसमें उसमें जोन वाइज सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ यूआर की कहां पर है, सबसे ज्यादा लो कट ऑफ यूआर की कहां पर है, इस बेसिस पे हमने इस डाटा को सेट किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कोलकाता मैक्सिमम हाईएस्ट कट ऑफ को ले रही है। ठीक है, 2018-19 के टाइम पर, और सबसे कम है बेंगलुरु 62। तो मैं आपको पहले बता दूं कि पिछली बार तो ये सबसे लो सबसे हाई रहने वाले थे, लेकिन अब की बार ये चेंज होंगे।
ठीक है, डेफिनेटली चेंज होंगे, क्योंकि जैसा मेरा मानना है, अब की बार बेंगलुरु की कट ऑफ जो है वो थोड़ी ऊपर जाएगी। ठीक है, थोड़ी ऊपर जाएगी, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि बहुत नॉर्थ वाले बच्चों ने बेंगलुरु इस टाइम बहुत भरा है, क्योंकि कम कट ऑफ जाने की वजह से सब बच्चों ने वहाँ पर प्रेफरेंस दी, इस वजह से मेरा ये मानना है। ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। और कोलकाता, मुझे नहीं लगता अब की बार कोलकाता में हाई कट ऑफ जाएगी। ठीक है, और आप सभी लोग जानते हैं इस बार जो वैकेंसी है वो 1 लाख से भी प्लस है। ठीक है, पिछली बार उतनी वैकेंसी नहीं थी, आई थिंक मुझे आइडिया नहीं है कितनी थी, लेकिन 1 लाख तो नहीं थी, आई थिंक 40 के अराउंड थी, 35-40,000 के अराउंड। ठीक है, तो 1 लाख वैकेंसी के ऑलमोस्ट आपका जो सिलेक्शन है, अगर आपने मन लगाकर 3-4 महीने भी तैयारी करी है, ठीक है, अच्छे से, अगर आपको आता जाता है, कुछ मैथ्स वगैरह आप जानते हैं, रीजनिंग अगर आप टच में रहते हैं, और 3-4 महीने आपने डेडिकेटेड ग्रुप डी की तैयारी करी है, तो आपका एग्जाम तो निकल जाना है, उसमें कोई भी डाउट, कोई भी शक आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 1 लाख प्लस वैकेंसी का जो ये पेपर है वो हर बार तो नहीं आता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा मौका होता है, और इस मौके को भुना दीजिए। अगर आपका फर्स्ट फेज में एग्जाम नहीं है तो आपको तो बहुत फायदा हो गया। ठीक है, आपको तैयारी करने का टाइम मिल गया। ठीक है, तैयारी करने का टाइम मिल गया। सेकंड थर्ड फेज में अगर आपका पेपर होता है तो इन बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि ये पेपर को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कितनी नंबर आपको चाहिए, जिसमें आप किसी भी रीजन में हो, आप टफ रीजन में हो चाहे आप लो रीजन में हो, जिस भी रीजन में हो, मतलब मैं टफेस्ट रीजन की बता के चल रहा हूँ आपको। इतना अगर आप लेके आ गए तो मैं अपना सेफ स्कोर मान के चल रहा हूँ, अभी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ये नहीं है, मेरे ख्याल से ये सेफ स्कोर है। ठीक है, ये सेफ स्कोर है। इसमें जो सेफ स्कोर है वो मैंने ऊपर इस वजह से रखा है, ये एकदम उन जोन का है, मतलब हाई जोन, जिसमें हाई कट ऑफ जोन होता है ना, हाई कट ऑफ जोन जिसमें हाई कट ऑफ रहती है, उसके हिसाब से मैंने ये आपको देखो, हर रीजन का बताना आपको अलग अलग, इतने सारे रीजन है तो उसका इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाता है। ठीक है, हमने आपको वो सारी चीजें ऐसे कन्वर्ट करके दे दी कि जितने कोई भी रीजन में आप सही, ठीक है, किसी भी रीजन में आप सही, आप इतने मार्क्स ले आओ, आपका फाइनल सिलेक्शन होना पक्का है। ठीक है, आप इतने मार्क्स ले आओ, आपका काम होना पक्का है। ठीक है, यूआर कैटेगरी को मेरे हिसाब से चाहिए 78 मार्क्स। ठीक है, 78 मार्क्स लाते ही ये कोई भी रीजन में हो, सबसे टफ वाले रीजन में भले ही क्यों ना हो, इनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। एससी कैटेगरी को लेके आने हैं 69। ठीक है, एक्सटी कैटेगरी के लिए 58, ओबीसी 72, एक्स सर्विसमैन 31। ठीक है, और सारी ये आपको मैंने आपको यहाँ पर भी दे दी, सारी की सारी मैंने यहाँ पर कैटेगरी ली है। ठीक है, इसको अध्ययन किया है अच्छी तरीके से, और फिर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये हाई कट ऑफ जोन है सारी। ठीक है, और इसमें सेफ रीजन, मतलब कोई भी रीजन ले लीजिए, जो हाई कट ऑफ वाला भी रीजन है ना, उसमें ये आपका सेफ स्कोर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है ना, ये सारी बात हो गई, तो टारगेट इसी के बेसिस पे आप बनाएं। ठीक है, इसी के बेसिस पे आप अपना टारगेट बनाइए, आप सेट करिए कितना आपको टारगेट रखना है। ठीक है, और महत्वपूर्ण सवाल के इस टाइम आपको किस तरीके से रिवीजन करनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज, मैथ्स आप पढ़ते ही आ रहे होंगे। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग ही आपके स्कोर को मैक्सिमाइज करेंगी। ठीक है, उसके बाद जर्नल साइंस के आप क्वेश्चन लगाते रहिए डेली के डेली। ठीक है, क्वेश्चन लगाते रहिए, आप क्विज़ेस वगैरह देते रहिए इनकी, जीएस की, जनरल साइंस की। ठीक है, उसके बाद जनरल और करंट अफेयर में आप जो पढ़ रहे हैं, कई बच्चे स्पीडी पढ़ते हैं। ठीक है, स्पीडी पढ़ रहे हैं, कई बच्चे ऑनलाइन प्रेफर करते हैं पढ़ना, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं आप सारे अपने नोट्स को रिवीजन करिए, नोट रिवाइज करिए। ठीक है, डेली, जैसे आपको अभी 6-7 दिन हैं, जैसे पेपर तो 17 को तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, तो जो बच्चे 17 तारीख को पेपर करने जा रहे हैं वो तो रिवीजन अब उनके लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन जिनका भी जो वो है उसका पेपर जो है वो 20-22 के बाद है, उनके लिए अभी भी 6-7 दिन बचे हुए हैं, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन से बढ़कर कुछ नहीं है, ये मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ। ठीक है, तो जो जो आप पढ़ रहे हैं उन्हीं की रिवीजन आप लगातार करिए। ठीक है, क्योंकि रिवीजन करेंगे और तभी आपको चीज़ें कंठस्थ हो पाएंगे, और कंठस्थ हो पाएंगे तभी आप उनको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। ठीक है, और मैथ्स और रीजनिंग के डेली डेली आप, मैं आपको बोल रहा हूँ 30-30 क्वेश्चन तो डेली डेली लगाइए ही लगाइए। ठीक है, जहाँ से भी आप लगा सकते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर हो, चाहे वो एनटीपीसी सीबीटी 1 के पेपर हों, चाहे वो मॉक हो, जिस भी तरीके से आप इनको लगाना चाहते हैं, मैथ और रीजनिंग के ऑल एटलीस्ट 30-30 क्वेश्चन आपको हर जगह से लगाने हैं। ठीक है, उसके बाद जीएस जीए के भी क्वेश्चन अच्छे खासे लगाने हैं। ठीक है, ऑनलाइन पढ़िए या स्पीडी पढ़िए, कोई भी अगर आपने बुक पढ़ी है या किसी भी टीचर को फॉलो किया है, उस पर फेथ रखिए, उस पर विश्वास रखिए, और लगातार मेहनत करते हुए चले जाइए। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका सिलेक्शन पक्का होना है। ठीक है, अब कई बच्चों का डाउट होता है कि सर मॉक का क्या करें,
इस टाइम मॉक देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। देखो अगर 17 तारीख का आपका पेपर है तो आप मॉक नहीं दें तो सही है, ठीक है, आपको नहीं देना चाहिए मेरे ख्याल से। अब आपको चिल करना चाहिए, आपको हेल्दी फूड खाएं 1-2 दिन, ठीक है ना, और इधर उधर की बातों में ना आएँ और थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करें, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जिनका भी जो पेपर है वो 18, 20, 19, 20 तब से स्टार्ट हो रहा है, तो इन बच्चों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपको मॉक देना चाहिए, ठीक है। और मॉक किस तरीके से देना चाहिए, कई बच्चे बोलते हैं कि सर मॉक में मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं, मुझे बहुत डिमोटिवेशन सा फील हो जाता है, ठीक है। तो डीमोटिवेट तो बिल्कुल भी फील नहीं होना। सबसे पहले मैं बताऊं, जो मॉक आप दे रहे हो वो आप या तो टेक्स्ट बुक का दोगे या कोई भी ब्रांड का दोगे, तो इसका मॉक दे रहे हो आप, ठीक है, इससे आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है। और मॉक का मतलब ही ये होता है कि तैयारी, ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं मॉक देने की, ठीक है। मॉक जो है वो एग्जाम नहीं है, ठीक है। तो आप उस चीज को उस तरीके से क्यों देखते हैं। मान लीजिए टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक ने आपको सीरीज दी और पहला ही पेपर जो है, पहला पेपर इतना आसान बना दिया कि आपने उसमें 95 स्कोर, 90 स्कोर ऐसा कर दिया। अब आपको क्या लगेगा, भाई हमारा तो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपने स्कोर इतना तगड़ा कर दिया। आपको ये नहीं पता है कि जो टेक्स्ट बुक है उसने इजी पैटर्न का पेपर सेट किया था। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक की परीक्षा नहीं होनी है, आपकी परीक्षा होनी है आरआरबी ग्रुप डी की, ठीक है। तो आरआरबी ग्रुप डी के हिसाब से चलना है आपको, ठीक है। मैं ये नहीं कहता, आप कई मॉक ऐसे भी होते हैं जो ग्रुप डी के जो अच्छे खासे उनके मैथ्स और रीजनिंग के लेवल होते हैं, उसमें क्या होता है, जो टीचर है उन्होंने कोई दूसरा पेपर दे दिया, उसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों टफ रख दी, तो बच्चे क्या हो जाएंगे, बच्चों ने उस तरीके की तैयारी करी नहीं, बच्चों के मार्क्स आ जाए, मान लो 50 आ गए, 60 आ गए टेक्स्ट बुक के अंदर, अब वो कहेंगे ये मॉक तो बहुत मतलब खराब चीज़ है, हम तो बहुत डिमोरलाइज हो रहे हैं, 60 नंबर आ रहे हैं और 4 दिन में मेरा एग्जाम है, ठीक है। तो ये आपके अंदर थिंकिंग नहीं आनी चाहिए कभी भी ना। मॉक देने के बाद नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर आपके मार्क्स कम भी आते हैं ना, तो आप उसको पॉजिटिव वे में लें कि ठीक है चलो मैं यहाँ तक पहुँचाऊँ और मैंने जो गलतियां करी हैं, फिर उसको जब आप एनालाइज करते हैं, तो जब आप गलतियां करते हैं तो गलतियां वो सारी आपको सुधारनी है, मेनली चीज़ें ये हैं, ठीक है। मॉक इसी तरीके से काम करता है, अगर आप लगातार लगातार मॉक देते जाएंगे तो उसका भी कोई वैलिड रीज़न नहीं है, आपको तैयारी भी साथ के साथ सही करनी आपको होगी, ठीक है ना। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मॉक आपको देना चाहिए और मेरे ख्याल से डेली आपको मॉक देना चाहिए। अगर आप मॉक नहीं दे सकते हैं, आप नहीं पचा पा रहे हैं, आप डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, तो मॉक के ही फॉर्म में ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर के सेट मॉक के फॉर्म में जो टेक्स्ट बुक पे इजीली अवेलेबल है, आप वहां से दे सकते हैं, ठीक है, आप वहां से दीजिए। इसके बाद क्या होगा, इस जब आप ये पेपर करेंगे तो इसमें आपकी मैथ्स और रीजनिंग और जर्नल साइंस, इन तीनों चीज़ों में आपकी कमांड जो है वो अच्छी होगी और आप इसमें कॉन्फिडेंट फील करेंगे, क्योंकि जब आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो आप कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि आपको मॉक जो है वो अगर नहीं दे रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर के मॉक फॉर्म में जरूर जरूर दें, ठीक है, इसको ना छोड़ें, क्योंकि ये आधार है, अगर आप इसी को छोड़ दोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसी तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आप 1 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो ग्रुप डी में लग जाएंगे। तब से आपको सभी को 17 तारीख का जो पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट भाइयों, एकदम मस्त रहो, ठीक है, एकदम मस्त रहो, शांति से पेपर देने जाओ और प्यार से पेपर दो और आपका एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो जाना, कोई भी हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है, ठीक है, एग्जाम क्वालिफाई आपका हो जाएगा। मेरे ख्याल से मैंने सारी जो जो पॉइंट डिस्कस करने थे वो मैंने सारे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। 1-2 पॉइंट अगर आप रह गए हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, हम वहाँ पर भी आपको जवाब दे देंगे। और आप अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे टच कीजिए और टेलीग्राम चैनल वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिसका नाम है अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड जय हिंद।